बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून को पुलिस मुठभेड़ में जिस भरत भूषण तिवारी की गोली लगने से मौत हुई थी, उसी भरत भूषण का 16 जून 2026 का एक वीडियो है। जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए आई तो पुलिस ने बंदूक तान दी। भरत भूषण ने उनके सामने अपनी बंदूक तान दी। भरत भूषण पर कोई भी आपराधिक केस का इतिहास नहीं था। भरत भूषण तिवारी ने पुलिस घेराबंदी में अपनी पिस्तौल फेंक दी। उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उसके ऊपर 3 गोलियां चला दी। उसके सीने में, उसके पेट पर गोली लगी। पुलिस ये कहती रही कि हमने एनकाउंटर किया, हमने पांव पर गोली चलाई, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एनकाउंटर कम और सामने से हत्या ज्यादा दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। इस वक्त बिहार में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर एक सियासी मुद्दा बन गया है। बिहार में जहां सरकारें जातीय समीकरणों को देखकर बनती हैं, इन जातीय समीकरणों के आधार पर ही चलती हैं और बिगड़ती भी हैं, वहां पर एक ब्राह्मण का एनकाउंटर सम्राट चौधरी के लिए जाति युद्ध का चक्रव्यूह बनता चला जा रहा है। सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के भीतर से उठे हुए सुर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अश्विनी चौबे सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर जब मीडिया के बीच प्रतिक्रिया देते हैं तो ये सरकार से ही सवाल उठाते हैं। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये घटना बताई अश्विनी चौबे ने और कहा कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, फिर भी पुलिस ने उसे बेरहमी से गोली मार दी। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिला प्रसाद तिवारी और ऋतुराज सिन्हा जैसे नेताओं ने भी पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। क्या पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था? दरअसल एनडीए के अंदर ही इस वक्त 2 सुर दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के अंदर ही भरत भूषण तिवारी के इस एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिर चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो जितन राम मांझी हो, चाहे वो अश्विनी चौबे हो या अन्य नेता चिराग पासवान हो। सबसे पहले बात जेडीयू नेता संजय झा की। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जो वीडियो सामने आया है वो निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। सरकार ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफी नहीं है। सीनियर पदाधिकारी के द्वारा इस मामले में समयबद्ध जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे संजय झा ये कहते हैं कि सरकार जब ये कहती है कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, तो ये सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं होता है। अगर पुलिसकर्मी भी कोई अपराध करता है तो वह भी बचना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल संजय झा का यह बयान उनकी कम्युनिटी को और जेडीयू को मजबूत करने के लिए तो कहा जा सकता है कि एक सही बयान है और कानूनी तौर पर भी यह बयान न्याय संगत है, लेकिन सरकार के लिहाज से आप देखेंगे तो यह सम्राट चौधरी को असहज करता है, क्योंकि गृह मंत्रालय सीधा सीधा सम्राट चौधरी के ही हाथ में है। इधर जीतन राम मांझी केंद्रीय एमएसएमई मंत्री हैं, एचएएम प्रमुख हैं। उन्होंने इस एनकाउंटर का बचाव कर दिया और इस एनकाउंटर के बचाव में अगर सबसे मुखर कोई नेता है तो वो जीतन राम मांझी ही है। मुसहर समाज से आते हैं और लगातार सरकार के सहयोगी हैं। उन्होंने इस पूरे एनकाउंटर में पुलिस का साथ दे दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपना काम सही तरीके से किया है। जो लोग कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने किसी भी प्रकार की बर्बरता नहीं की है, बल्कि आत्मरक्षा के लिए ही उन्होंने ये कदम उठाया। अगर वो किसी पुलिस वाले को, वो यानी कि यही भरत तिवारी अगर किसी पुलिस वाले को मार देता तो क्या वो ठीक रहता? पुलिस मरे तो ठीक और पुलिस एनकाउंटर करे तो खराब। अगर कोई पुलिस पर पिस्टल तानेगा तो पुलिस एनकाउंटर करेगी ही और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कहा कि इस जांच पर रोक लगनी चाहिए, सस्पेंशन गलत हुआ। हालांकि सम्राट चौधरी न्यायिक जांच का आदेश पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में जब सरकार ने जांच की कमान सौंप दी है तो अब इस विषय पर बार बार राजनीति करना
या कोई बयानबाजी करना बिल्कुल उचित नहीं है, ये कहना है जीतन राम मांझी का। लेकिन जीतन राम मांझी की सियासत भी आप समझिए। जीतन राम मांझी इस वक्त अपने समाज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुसहर समाज से आते हैं। ये वो समाज है जो लगातार जीतन राम मांझी को वोट देता आया है, और ये मामला चूंकि ब्राह्मणों का मसला है, इसलिए जीतन राम मांझी भरत भूषण तिवारी के साथ खड़े होने की बजाय पुलिस के साथ खड़े होना बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के इस बयान, यानी कि पुलिस को मार देता तो ठीक रहता वाले बयान को लेकर चिराग पासवान भड़क गए हैं। एलजेपी चिराग पासवान जो है वही चला रहे हैं। चिराग पासवान भी सरकार में साथी हैं, एनडीए के घटक दल हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी के इस बयान को संवेदनहीन बयान बताया और जले पर नमक छिड़कने वाला बयान कहा। उन्होंने कहा कि परिवार ने बेटा खोया है, जांच पूरी होने से पहले क्लीन चिट देना जल्दबाजी है। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो इस वक्त बिहार में एनडीए के जितने भी नेता हैं और जितने घटक दल हैं, वो अपनी अपनी जाति को एड्रेस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज की महापंचायत भी बुलाई गई, जिसमें प्रशांत किशोर भी पहुंच रहे हैं। अब प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं, और ये जो महापंचायत वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप बिहार में नहीं सुनेंगे। कोई यादव समाज की महापंचायत नहीं बुलाता, कोई ब्राह्मण समाज की महापंचायत नहीं बुलाता, ना कोई मुसहर समाज की महापंचायत बुलाता है, ना कोई कुशवाहा समाज की महापंचायत बुलाता है। दरअसल ये महापंचायत का जो टर्म है, ये आप अधिकतर उत्तर प्रदेश में सुनेंगे, जहां पर जाटों की महापंचायत बुलाई जाती है, जहां पर ब्राह्मणों का महासम्मेलन किया जाता है, या फिर आप हरियाणा में सुनेंगे जहां पर खाप पंचायत बुलाई जाती है, किसानों की महापंचायत बुलाई जाती है। लेकिन अब ये टर्मिनोलॉजी आप जो देख रहे हैं वो बिहार भी पहुंच रही है। तो जो भरत भूषण तिवारी है, उसके समर्थन में जो ब्राह्मणों की महापंचायत बुलाई गई है, वहां पर प्रशांत किशोर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच रहे हैं। यह मसला पूरी तरीके से राजनीतिक क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव भी जांच की मांग कर रहे हैं, और वो भी ब्राह्मणों के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, और पुलिस के खिलाफ इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय सीधा सीधा सम्राट चौधरी के अगर यूं कहे कि उनके अधिकार के अंतर्गत ही आता है, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो इस वक्त तेजस्वी यादव के लिए भी राजनीतिक बहाना इससे ज्यादा बेहतर हो नहीं सकता था कि सम्राट चौधरी और उनके पुलिस के ऊपर हमला किया जाए। दरअसल बिहार के इस एनकाउंटर पर सियासी घमासान के बहाने ऐसा अंदेशा होता है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय को भी साधने की अब कोशिश हो रही है। एक जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश बीजेपी के ब्राह्मण नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बिहार में होने वाली महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जातीय गणित को यदि आप देखेंगे तो 16 से 20% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर हैं, और 115 सीटों पर इन ब्राह्मण वोटर्स का सीधा सीधा प्रभाव दिखाई देता है। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में तो ब्राह्मण वोट का अच्छा खासा दबदबा है। अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं कि अगर ब्राह्मण समाज में थोड़ी भी निराशा आती है तो फिर ये समाजवादी पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। इसलिए हाल ही में आपने देखा था कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को लेकर, और हाल ही में नहीं, लगातार आप एक सीरीज में हर अंतराल में आप देखेंगे कि अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को एड्रेस कर रहे हैं, और वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बीजेपी के संगठन में ब्राह्मणों की उपयोगिता अब खत्म हो गई है। याद होगा आपको, ब्राह्मणों की जब एक बैठक भी, ब्राह्मण विधायकों की, सांसदों की भी जब बैठक बुलाई गई थी, तब पंकज चौधरी ने इस बात को लेकर, जो कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं, इस बात को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। उन्होंने ये कहा था कि ब्राह्मणों की अलग से कोई मीटिंग ये ठीक नहीं है। इसे लेकर भी बवाल खड़ा हुआ था कि भाई जब अन्य अन्य समाज की बैठक बुलाई जा सकती है तो ब्राह्मण समाज की बैठक बुलाने में आपत्ति क्या है। उस पर भी अखिलेश यादव ने अपना दांव खेला था और ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की थी, और इस बार भी अखिलेश यादव लगातार ये काम कर रहे हैं। हर कुछ दिनों के अंतराल में वो ब्राह्मणों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि पीडीए की राजनीति के सहारे इस बार उनकी नौका पार नहीं लगने वाली है। केवल पीड़ित दलित और अल्पसंख्यकों के साथ उनकी सरकार खड़ी हो जाए, ऐसी संभावना नील है जब तक कि ब्राह्मणों का साथ भी उन्हें नहीं मिल जाता। और कहा जाता है उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की राजधानी में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में, कि ब्राह्मण भले ही सत्ता के शीर्ष पे ना बैठे, लेकिन सत्ता किस करवट बैठेगी ये नैरेटिव सेट करने का काम उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण कर देता है। इसलिए मायावती ने भी एक दांव खेला है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जब से अपर कास्ट समाज की बात करनी शुरू की है, तो उन्होंने सीधा सीधा टारगेट सीधा ब्राह्मण समाज को लेकर किया है। उन्होंने बकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने बीएसपी में जुड़ने वालों को ध्यान में रखकर पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाने का काम किया है उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने लिखा, जब से बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में टिकट देने का काम कर रही है, विरोधी पार्टी खास तौर पर समाजवादी पार्टी की नींद उड़ी हुई है, उनकी अंदर बेचैनी देखने को मिल रही है। फिर उन्होंने 2007 का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही इस बार के आगामी चुनाव परिणाम के रिपीट होने की संभावना स्वाभाविक दिखाई दे रही है। उन्होंने जो कहा, मैं कोट अनकोट आपके सामने पढ़ देती हूं। उन्होंने लिखा कि वैसे भी यह सर्वविदित है कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में अपर कास्ट में और खास तौर पर ब्राह्मण समाज का हित बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। अपनी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत, नियत और नीति को बहुजन समाज पार्टी ने पहले पार्टी स्तर पर अमल करके और फिर सरकार बनने पर उन्हें भरपूर आदर सम्मान देने के साथ साथ उन्हें हर स्तर पर पूरी भागीदारी देकर यह साबित भी किया है। जबकि दूसरी पार्टियों में सरकार में इस वर्ग के लोग पिछले काफी समय से अपने आप को उपेक्षित, असुरक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मायावती वही काम करने की कोशिश कर रही हैं जो साल 2007 में करके उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। वो ये जानती हैं कि यदि उनके कोर वोट बैंक जो जाटव वोट बैंक है, अगर उसके साथ ब्राह्मणों का वोट बैंक उन्हें मिल जाता है और उसके साथ ही साथ अगर थोड़ा अल्पसंख्यक वोट उनके साथ आकर जुड़ जाता है, तो बीजेपी को भले ही वो नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन समाजवादी पार्टी को वो बड़ा डेंट पहुंचा सकते हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो इसमें सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के सामने खड़ी हुई है। और बहुजन समाज पार्टी का भी इस वक्त अगर कोई सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी है तो वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही है। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर कुल मिलाकर राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय यह है कि बिहार, यूपी या बंगाल की तरह से नहीं चलाया जा सकता, जहां पर आपको ये रैंडम एनकाउंटर करके बचकर निकल सकते हैं। ये सियासी बवंडर खड़ा कर रहा है, जहां से वोट बैंक की राजनीति स्पष्ट तौर पर खेली जा रही है। देखना यह होगा कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक जिस ब्राह्मण वोट की जंग चल रही है उसमें बाजी कौन मारता है। एजेंडा विद मीनाक्षी में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यदि आपकी कोई राय है और किसी खास विषय पर आप एजेंडा देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।